हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई उम्मीद है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और तुम अपने जो मैथ है उसको डबल कर चुके होगे, है ना। क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम दिन और नजदीक आते चले जाएंगे, तुम्हारी जो तैयारी है उसको और बढ़ाते चले जाना, ठीक है। क्योंकि यही समय होता है तैयारी करने का। असल में पूरी साल में जो मेहनत करी है उसका फल इन्हीं दिनों में जाकर के तुमको अपना बढ़िया करके बनाना पड़ता है। तो हमारे 6 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेट नंबर 7 स्टार्ट होगा। सुनेंगे जरा, पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं कि प्याज की कीमत में 40% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 480 रुपए में 8 किलोग्राम प्याज खरीद पाता है, ठीक है। प्याज का पुराना मूल्य कितना है? हमसे कह रहा है कि अभी वो क्या कर रहा है, 480 रुपए में 8 किलो प्याज खरीद रहा है। यानी 1 किलो प्याज का रेट पता कर लूंगा। 480 में 8 किलो प्याज खरीद पा रहा है, इसका मतलब है कितने रुपए किलो प्याज है भाई? तुम कह रहे हो 60 रुपए किलो हो जाएगी। 8 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 60 रुपए किलो प्याज हो गई। ये जो रेट है अब का, ये पिछले वाले से 40% कम है। पिछला वाला कितना रहा होगा? अपने आप में 100% रहा होगा, उससे 40% कम है। इसका मतलब है 60% है। कितना है भाई? 60% है। यानी ये 60% के बराबर है, इंटू कर देंगे 100 तो पुराना मूल्य मिल जाएगा। 60 से 60 काट दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 100 रुपए। कौन सा मूल्य आ जाएगा? प्याज का पुराना मूल्य आ जाएगा 100 रुपए। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है, ठीक है। ए पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपए निवेश करता है, बी प्रारंभ में 6000 रुपए निवेश करता है और जिसे 4 महीने के अंत में 8000 रुपए कर देता है। सुनेंगे जरा क्या कहना चाह रहा है, अब इसको लिखेंगे साथ के साथ। वो कह रहा है कि एक व्यापार में ए है, स्टार्ट करा, ठीक है। ए ने पूरे साल के लिए 4000 रुपए लगा दी, पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपए लगा दिए इसने। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो यानी 12 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ऐसी बी आया, बी ने जब व्यापार शुरू हुआ उस समय पर उसने 6000 रुपए लगा दिए, यानी 6000 रुपए उसने लगा दिए, ठीक है। 6000 रुपए लगा दिए। आगे हमसे कह रहा है जिसे 4 महीने के अंत में 8000 रुपए कर देता है, यानी 4 महीने तक तो उसने 6000 रुपए रहने दिए, तो यानी 4 महीने तक तो 6000 रुपए रहने दिए, प्लस 4 महीने के बाद वो क्या कर देता है, उन्हें 8000 रुपए कर देता है, यानी बचे हुए 8000 रुपए कर देता है। बचे हुए कितने महीनों के लिए? कितने महीने बचे हुए हैं उसके पास? 8 महीने और बचे हुए हैं। 4 महीने वो हो गए, 8 महीने हो गए, टोटल 12 महीने इसके हो गए। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जबकि सी आरंभ में 8000 रुपए निवेश करता है, ठीक है। सी और दे रखा है, सी शुरुआत में 8000 रुपए निवेश करता है भाई, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, 8000 रुपए निवेश करता है और 9 महीने के बाद 2000 रुपए निकाल लेता है, यानी कि 9 महीने तक तो इसने 8000 रुपए रहने दिए, प्लस 9 महीने के बाद 2000 रुपए निकाल लेगा तो कितने बचेंगे भाई? उसके 6000 रुपए बचेंगे। और अभी महीने कितने और बच रहे हैं? 3 महीने अभी और बचे हुए हैं। यहां से क्या निकाल लेंगे? यहां से इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। क्या निकाल लेंगे भाई? प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। सुनेंगे जरा क्या ऐसे कर सकते हैं इसको, रेशियो को सॉल्व। सुनो, जो काटूंगा वो सब में से काटना पड़ेगा, यानी इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। जो काटूंगा सब में से काटेंगे। जैसे 3 जीरो इसमें से काट दी, 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 ठीक है। इस तरीके से सब में से काटना पड़ता है, याद रखना। 4 12 चौक 48, ठीक है, अनुपात 6 चौक 24 तो ये हो गया, 8 8 64 ये हो गया। टोटल कितना हो गया भाई? कितना हो गया तुम्हारे पास? 88 ये हो गया, ठीक है। रेशियो 9 8 72 ये हो गया, 3 6 18 ये हो गया। 18 और 72 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है भाई। और कितने से काट सकते हो? इसे काट सकते हो 24 से। 24 अनुपात 44 अनुपात 45 इसके सही से रेशियो आ जाएंगे प्रॉफिट में, ठीक है। हमसे आगे क्वेश्चन ने कहा है कि एक वर्ष के अंत में 16,950 रुपए में ए का हिस्सा बताना है। 16,950 का कुल प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट को बांटना है इन पार्टों में। टोटल कितने पार्ट है भाई? 4 5 4 और 4 8 8 4 12 13 4 और 4 8 8 5 13 का 3 हासिल गया। 1 1 और 2 3 3 और 4 7 7 4 11 यानी 113 हो जाएगा। इनटू जिसकी पूछी, जैसे ए की पूछी है तो 24 से गुणा कर दूंगा, बी की पूछता 44 से मल्टीप्लाई कर देते, सी की पूछता 45 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इससे करेंगे। सुनो कितनी बार कट सकता है भाई? ये मुझे दिखाई दे रहा है 113 से। 113 से तुम एक काम कर सकते हो, इसको
कितनी बार काट सकते हो भाई? 15 एकम 15, 15 एकम 15, 4 19, 15 3 45, 15 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा भाई? 15 बार कट जाएगा। एक जीरो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तुम सॉल्व करोगे 15 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 से गुना 24 में देखो 15 चौके 60 की जीरो हासिल गए 6, और 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36, और एक जीरो ये वाली आ जाएगी। यानी एक का उसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3600 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि 144 मिनट को एक दिन के 7 भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। कितने मिनट है भाई? कितने मिनट है? 144 मिनट है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये कर लिया मैंने 60 से भाग। अब इसको दिन में और चेंज करना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ये घंटे में चेंज हो गया ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो इसको भाग कर देंगे अब फिर से 24 से, ये वो भिन्न आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 12 से काटूंगा, ये 12 बार कट जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। 12 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। इस 12 से 1 बार कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/10। या तो आंसर ये दे रखा होगा या फिर आंसर क्या दे रखा होगा? 0.1 इसका राइट आंसर। दोनों में से जो सा भी आंसर ऑप्शन में दे रखा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, ठीक है। यदि अगली 4 संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं तो नया औसत क्या होगा? सुनो जरा, औसत का मतलब पता है तुमको? औसत का मतलब क्या होता है? औसत मान लो कोई भी एक, क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत से पहले क्रमागत का मतलब जानते हैं। मान लो कोई भी नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर लिखे हुए है ना। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 इस तरीके से हो सकते हैं। यानी जो एक सीरीज में चले, सेम डिफरेंस हो, जो एक क्रमागत रूप से चले, ठीक है। अब ये क्रमागत की बात कर रहा है, यानी इस तरीके से कोई नंबर होंगे, ठीक है। अब जो औसत होता है, मान लो ये 5, मैं शुरू के 5 अंकों की बात कर रहा हूं, तो जो औसत होगा वो ये होगा। बीच वाली संख्या इनका औसत होती है, ठीक है। क्या होती है भाई? औसत होती है बीच वाली संख्या। अगर बीच वाली संख्या औसत है, मान लो उसने कह रहा है अभी औसत a है ना, और बीच वाली मैं देखता हूं तो औसत कितना है अभी? 3 औसत है, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि इसमें अगर 4 संख्याएं आगे की और सम्मिलित कर ली जाएं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ था हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे की 4 संख्याएं और कौन सी? 6 7 8 9, ये 4 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तब औसत क्या होगा? तुम कह रहे हो बीच वाली संख्या लो। बीच वाली संख्या मतलब 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी? 5। पहले क्या औसत आ रहा था? 3, अब कितना औसत आ रहा है? 5। कितना जुड़ गया औसत में? कितना जुड़ गया? 2 जुड़ गया, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे, a में 2 जोड़ देंगे, तो a+2 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुनेंगे क्या कह रहा है कि मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, ठीक है, और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। और हमें क्या बताना? एक किताब का विक्रय मूल्य बताना। सुनेंगे जरा, वो सबसे पहले कह रहा है कि उसने भाई 2000 रुपए में 25 किताब खरीदी है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि उसने 25 किताबें खरीदी है कितने रुपए में? 2000 रुपए में। अगर मैं एक किताब की बात करूं तो कितने रुपए निकल जाएगा भाई? 2000 को भाग कर देंगे कितने से? 25 से भाग कर देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा? 25 8 200, यानी 80 रुपए में एक किताब खरीदी है। यानी एक किताब का क्रय मूल्य आ जाएगा तुम्हारे पास 80 रुपए, ठीक है। अब थोड़ी सी विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। हमने मान लिया, क्या मान लेंगे? माना एक किताब का जो विक्रय मूल्य है ना, एक किताब का जो विक्रय मूल्य है वो x रुपए है। कितना है भाई? x रुपए है। तो 25 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 25x हो जाएगा। भाई एक किताब का विक्रय मूल्य x रुपए है, तो 25 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा। ये बात सही है। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ है, तो कितना लाभ हो जाएगा? तुम कह रहे हो भाई 5x हो जाएगा, ये लाभ हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये उसका विक्रय मूल्य हो गया 25 किताबों का, ये उसका प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। अगर मैं 25x में से 5x माइनस कर दूं, यानी कि उसके विक्रय मूल्य में से लॉस, उसको प्रॉफिट को माइनस कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे? क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य, यानी क्या आ जाएगा? 2000 रुपए, जितने में उसने चीजें खरीदी थी, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हैं? इसको क्या करेंगे भाई? ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 2000 रुपए,
ठीक है, 1 से काटूंगा ये कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से कट जाएगा 100 बार। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा, यानी इसकी तो जरूरत भी नहीं है निकालने की, यहीं से काम हो जाएगा। ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा। मान लो विक्रय मूल्य x रुपए, तो 25 का x मूल्य हो जाएगा 25x, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5x के बराबर। अब टोटल विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, कुल लागत निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, कुल लागत। बस वहीं से हमने सॉल्व कर लिया, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुनेंगे क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो ठोस धात्विक गोलों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का एक खोखला गोला बनाया जाता है, तो उस खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी। सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि भाई एक तो 1 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर के दो गोले हैं, उन्हें पिघला करके, इसकी त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें पिघला करके एक खाली मतलब खोखला गोला बनाया जाता है, और उस खोखले गोले की जो त्रिज्या है वो उस खोखले गोले की जो मोटाई है वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये इसका सेंटर आ जाएगा। यहां से यहां तक की त्रिज्या मान ली r, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तुम कह रहे हो r+1, है ना। अगर अंदर की त्रिज्या r है तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r+1 हो जाएगी। मैंने तुम्हें एक चीज और बता रखी है कि भाई अगर मान लो किसी को पिघलाने की बात करेगा, तुम आयतन पे जाओगे सबसे पहले, तो यहां पे हम आयतन निकालेंगे, पहले वाले गोले का आयतन और इन दोनों गोले के आयतन को मिला करके पिघला करके ये बनाया गया, यानी इन दोनों का आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसके आयतन का फॉर्मूला रखेंगे 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, क्या होती है भाई, r की क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। क्या होता है, ये किसी भी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो 4/3 पहले इसको रखते हैं, 4/3 पाई ऐसी रहने दो, इंटू r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो उसकी हो जाएगी 1 की क्यूब। ठीक है, प्लस इसमें रखो 6 दे रखी है, एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको भी रख लेंगे 4/3 इंटू पाई ऐसी कैसी इंटू r की क्यूब, का मतलब कितना हो गया भाई 6 की क्यूब। ठीक है, बराबर में अब खोखले गोले का आयतन कितना होता है भाई, खोखले गोले का आयतन क्या होता है, खोखले गोले का आयतन और याद कर लेंगे अभी, 4/3 पाई तो ऐसी कैसी, यानी यहां तक तो सेम रहता है। अब देखो आयतन की बात कर रहा तो मुझे बस ये जो मोटाई है ना इसका निकालना होगा, इसका है ना। तो इसका निकलेगा कैसे कि भाई बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या माइनस कर दो, इसका मतलब है r की क्यूब माइनस छोटी वाली r की क्यूब, है ना। यानी बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस वाले की इसमें लगाता हूं तो क्या आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी कि भाई r+1 के क्यूब में से माइनस कर देंगे अंदर की त्रिज्या। ठीक है, ये होता है खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला। अब सुनो जरा, बस यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 4/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, पाई भी इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, इसकी पावर करोगे 1, ठीक है, इसकी 6 की पावर 3 करोगे तो कितना आता है 216। यहाँ पे इसको खोल दो, चाहे तो क्यूब खोल दो, इसकी r की क्यूब खोलोगे तो कितना आ जाएगा r की क्यूब प्लस 1 a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, तो ये कितना आ जाएगा 3r, और ब्रैकेट में a प्लस b और माइनस की r की क्यूब। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस एक से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, बराबर के इधर दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, और आगे क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस का r की क्यूब, ये माइनस का r की क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 216 बराबर 3r+1 सॉरी 3r और ब्रैकेट में r+1। अब यहाँ पे आगे इससे आगे दो चीज है तुम्हारे पास, सबसे पहले और सोल्व कर सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 यानी 72 बराबर r ब्रैकेट में r+1। अब यहाँ से आगे दो चीजें, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बना करके सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट ऑप्शनों पर नजर मारो। पहले ऑप्शन पे तुम नजर मारोगे तो दे रखी 8, कितना दे रखा 8, यहाँ पे 8 रखोगे, यहाँ 8 और एक 9 हो जाएगा, 9 ठीक कितना हो जाएगा 72, यानी 8 ही इसका राइट आंसर है ना। अगला ऑप्शन चेक करोगे, देखो 9 रखोगे, ये हो जाएगा 9 और एक 10, 9 धाम 90, यानी ये तो 72 है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है उससे आगे तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं, या तो ऑप्शन रख के चेक कर लो जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो तुम इसको द्विघात समीकरण मान करके भी सोल्व करोगे तब भी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो जाएगा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक सेकंड, उसने पूछी है बाहरी त्रिज्या, तो ये जो r की वैल्यू आई है ये अंदर की वैल्यू आई है, इसे याद रखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होनी जरूरी है, यहाँ पे r की वैल्यू ये अंदर की वैल्यू आई है। अगर मुझे बाहर की बतानी है तो r में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि r की वैल्यू अगर 8 है और मुझे बाहर की त्रिज्या बतानी है तो कितनी हो जाएगी, 8 + 1 बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या कहता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु पर होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। सुनेंगे जरा, हमें सिर्फ एक चीज पता है क्या, कि भाई जो हानि है, हानि जो है वो बराबर लाभ के हो जाएगी, ठीक है। हानि जो है वो लाभ के बराबर हो जाएगी, कब, जब तुम विक्रय मूल्य को दुगना कर दोगे, है ना, विक्रय मूल्य को दुगना कर दोगे तब वो कह रहा है। अगर मान लो पहले क्रय मूल्य तुमने मान लिया, पहले का क्रय मूल्य x रुपए है और जो विक्रय मूल्य तुम्हारे पास है वो तुमने मान लिया y रुपए है। क्रय मूल्य x रुपए मान लिया, विक्रय मूल्य तुमने y रुपए मान लिया। अब मुझे बताओ हानि कब काउंट करते हैं, हानि कब काउंट करते हैं, हानि जब काउंट करते हैं, यानी मुझे हानि लॉस जब होगा जब मैं अपनी कमाई ज्यादा लगा दूंगा और प्राप्त कम करूंगा, है ना। यानी मैंने खरीदी ज्यादा में बेच कम में दी, है ना भाई, यानी मैंने खरीदी ज्यादा में और बेच कम में दी, तो यानी कि मैंने खरीदी x रुपए में और बेच y में दी, तो माइनस कर दूंगा अगर मैं इसे, तो क्या निकल जाएगी, हानि निकल जाएगी। आगे हमसे कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दें, यानी विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, 2y हो जाए, क्रय मूल्य कितना रहेगा, क्रय मूल्य x रुपए ही रहेगा, तब जो लाभ होगा वो हानि के बराबर हो जाएगा। अब लाभ कैसे निकालते हैं भाई, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं कि भाई कुल जितना मैंने कमाया है उसमें से अपनी लागत निकाल दो, तो कितने में बेच रहा हूं, 2y में बेच रहा हूं और माइनस कर दूंगा अपनी लागत, यानी x रुपए माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये माइनस का x है, इसे उठा के ले लेंगे तो ये 1x कितने हो जाएंगे भाई, 2x हो जाएंगे। ये माइनस का y है, उसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये 2 और 1 3 कितने हो जाएंगे, 3y हो जाएंगे। x अपॉन में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। यानी कोई चीज 3 रुपए में खरीद करके 2 रुपए में बेच दी, ठीक है। हानि प्रतिशत बतानी है, अब 3 रुपए में खरीद के 2 रुपए में बेच दी, यानी कितने की हानि हो गई, तुम कह रहे हो भाई 1 रुपए की हानि हो गई। 1 रुपए की हानि 3 रुपए लगा करके हुई है, 100% से चेंज कर दूंगा प्रतिशत में, तो कितने आ जाएगा, 33 सही 1/3%। इसका क्या आ जाएगा भाई, हानि आ जाएगी 33 सही 1/3%। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुनो कि 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी के बीच, जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, में मतलब एक साथ क्रम से 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती हैं, तो रेलगाड़ियां एक दूसरे से कहां पर मिलेंगी। सुनेंगे, यानी किस दूरी पर मिलेंगी। हमने मान लिया ये रहा स्टेशन ए और यहां से एक ट्रेन चली इधर की तरफ बी की तरफ, है ना, और बी वाली चली ए की तरफ और ये चली इधर की तरफ, ठीक है। दोनों की स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी दे रखी है 44 किलोमीटर पर आवर, और इसकी दे रखी है 46 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1800 किलोमीटर। तो हमको बताना है कि मान लो चलो वो यहाँ पे मिली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो दूरी हमको बतानी है, ठीक है। यानी एक दूसरे से वो कितनी दूरी पर मिलेंगे। सुनो क्या कर सकते हैं इसमें, तुम्हें एक चीज याद हो जानी चाहिए कि जब भी कोई भी 2 ट्रेनें अगर एक दूसरे के अपोजिट चलनी है तो उनकी जो सापेक्ष गति आती है, क्या आती है भाई, जो उनकी सापेक्ष गति आती है वो दोनों को जोड़ करके आएगी। कैसे आएगी, सापेक्ष गति दोनों को जोड़ करके आएगी, यानी 46 में 44 में 46 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी उन दोनों की गति, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालने की बात करूं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी है कितनी भाई, 1800 किलोमीटर, ठीक है। तुमने सापेक्ष गति निकाल ली, स्पीड कितनी निकाल ली तुमने, 90 निकाल ली है। 1 0 से 1 0 कैसे, 9 से काटूंगा 20 बार, यानी 20 घंटे बाद मिलेंगे आपस में, 20 घंटे बाद मिलेंगी आपस में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद मिलेंगी, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कितनी दूरी पर मिलेगी। अगर 20 घंटे की बात करूं तो 20 घंटे में ये कितनी चली जाएगी, है ना। तो कैसे निकालेंगे दूरी, दूरी कैसे निकालते हैं भाई, दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी कह रहे हो तुम चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है इसकी 44 में गुणा कर दूंगा समय की, 20 घंटे आया है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8880,
है ना, यानी वो ये वाली जो ट्रेन है वो यहां से 880 किलोमीटर आगे जा चुकी है, यहां से 880। ये अगर ये वाली देखें तो ये वाली कितनी दूर आ चुकी है, ये वाली कितनी दूर आ चुकी है, तो इसकी स्पीड में इसके समय से गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो 46 दूनी कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी 920 किलोमीटर। ये 920 किलोमीटर चल चुकी है ना, ये 880, ये 920। ऑप्शनों पे नजर मारेंगे, पहले देखो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टेशन ए से 920 किलोमीटर, नहीं, स्टेशन ए से तो 880 किलोमीटर है। ऑप्शन बी पे नजर मारेंगे, वो कह रहा है स्टेशन बी से 900 किलोमीटर, नहीं, स्टेशन बी से 920 किलोमीटर है। ऑप्शन सी पे नजर मारेंगे तो स्टेशन ए से 880 किलोमीटर, हाँ, स्टेशन ए से 880 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारे सामने लिखा है, वो कह रहा है कि इसको सरलीकृत करना है। सरलीकृत का मतलब है नीचे से अंडर रूट खत्म करने, ठीक है। तो नीचे से अंडर रूट खत्म करने का मैं तुमको एक तरीका बता रखा है, क्या कि मान लो जैसे ये लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी बात करता हूं, ये लिखा हुआ है 1 में 9 अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8, ये लिखा हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे लिखा हुआ उससे एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी अंडर रूट 9 अंडर रूट 8 से एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी अंडर रूट 9 अंडर रूट 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। बस फर्क कितना करना है, अगर यहां माइनस है तो दोनों में प्लस लगा दो, ठीक है, और अगर मान लो यहां प्लस है तो दोनों में माइनस लगा दो। ऐसा काम तुमने इसके साथ कर दिया, ऐसे सबके साथ काम करेंगे, ठीक है। यानी यहां पे हो जाएगा 1 में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, और अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे इसके साथ कर देंगे, ऐसे इसके साथ कर देंगे, ठीक है। चलो कर ही देते हैं। ये हो जाएगा प्लस 1 में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, अगले से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 बट्टे में अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनो, ऐसा करने से हुआ क्या है भाई, ऐसा करने से सुनो, देखो हुआ क्या है, ये नीचे बनना फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का, नीचे किसका फॉर्मूला बनना, a माइनस बी ए प्लस बी का, यानी a माइनस बी ए प्लस बी होता किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर तुम अंडर रूट 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 8, यानी अंडर रूट 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 8, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, इसको ऐसी का ऐसी लिखना है, तो नीचे जो 1 है उसे लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहां पे होएगा अंडर रूट, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 8 माइनस रूट 7, यानी 8 में से 7 चले जाएंगे, एक बचेगा, नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे यहां पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 6, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे वाले, तो क्या बचेंगे तुम्हारे अंडर रूट 6, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस था यहाँ पर, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का और माइनस का अंडर रूट 5, ठीक है। प्लस के अंडर रूट 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा अंडर रूट 9 माइनस का अंडर रूट 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, अंडर रूट 9 में से कैंसिल बाहर निकालो, कितना निकल जाएगा, 3 माइनस का अंडर रूट 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 3 माइनस रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुनो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताता हूं, किस किस से 12, 18 और 21 से विभाज्य है। सबसे पहले बेसिक तरीका, जो कॉमन तरीका होता है करने का, तो मैं बता दूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी, इससे छोटी कोई 5 अंकों की संख्या हो सकती है नहीं। तुम कह रहे हो अगर इनमें से एक भी घटा दूंगा तो 4 अंकों की बचेगी, 5 अंकों की कैसे, 1 2 3 4 और ये 5 अंक हो गए, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। हमें ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18 और 21 से डिविजिबल हो। तो कैसे निकालते हैं कि इनका निकाल लोगे एलसीएम। क्या निकाल लोगे, इनका निकाल लोगे तुम एलसीएम। अगर तुमने इनका एलसीएम निकाल लिया, फिर उससे इसको डिवाइड करना चालू करोगे, जितने की कमी होगी उतने की कमी पूरी करके 5 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो तरीका ये होता है, ठीक है। एक तरीका जो मैं आजमाता हूं एग्जाम में, काम तुम्हारे करना चाहिए, जिसको तुम्हें करना चाहिए एग्जाम में बैठ करके। सबसे पहले ऑप्शनों पर नजर आओ, पहला ऑप्शन दे रखा है 10,080, 10,080, ठीक है।
अगला ऑप्शन दे रखा है तुम्हें 30256, 30256, ठीक है। उससे अगला ऑप्शन दे रखा है 10224, 10224, और उससे अगला ऑप्शन दे रखा है 50321, 50321, ठीक है। अब सुनो जरा, तुम्हें एग्जाम में क्या तरीका अपनाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों में। अगर कोई संख्या इनसे डिविजिबल है तो इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगी, इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगी। इसके फैक्टर कर लोगे 4 और 3, इसके फैक्टर कर लोगे तुम 2 और 9, इसका फैक्टर कर लोगे तुम 7 और 3, ठीक है। अब सुनो जरा, अगर इन सबसे वो डिविजिबल होनी चाहिए, सबसे पहले 4 का नियम लगा दो। 4 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 80 4 से चला जाएगा, हाँ भाई चला जाएगा। 56 4 से चला जाएगा, हाँ भाई चला जाएगा। 24 4 से चला जाएगा, हाँ भाई चला जाएगा। 21 4 से चला जाएगा, नहीं चलाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन खत्म। ज्यादा देर नहीं लगेगी इसे करने में, है ना। तुम एक बार नजर मारोगे ना, जब स्क्रीन पर जब नजर मारोगे तो तुम्हें अपना आप एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे ऑप्शन। अगला देख पा रहे हो, अगला ऑप्शन दे रखा है 9। कितना दे रखा है? 9। अब 9 का नियम क्या कहता है? ऐसे नियम याद करने पड़ेंगे कि 4 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है कि भाई अंकों को जोड़ो और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 1 और 8 कितना हो गया? 9। 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ये संख्या हो सकती है। 3 और 2 5, 5 और 6 11, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी खत्म, बिल्कुल खत्म। यहां पे देखते हैं 1 और 2 3, 3 और 3, ओ सॉरी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 से 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब तुम्हारे पास बचा हुआ क्या है? बचा हुआ तुम्हारे पास 7। 7 से चेक कर लो। 7 से देखो सरा, 7 एकम 7, यहां से बचेंगे 3, 7 चौक 28, यहां से बचेंगे 2, 7 चौक 28, यानी ये तो पूरा कट गया, यानी यही हो सकता है, वो 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब इसे भी चेक कर लो अगर वेरीफाई करने के लिए। 7 एकम 7, यहां से बचेंगे 3, 7 चौक 28, ठीक है, यहां से बचेंगे 4, 7 छिंग 42, 4 बच रहा है, यानी ये वाला नहीं हो सकता, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन तुमको तरीका अपनाना है, इससे एग्जाम में आंसर जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो कि 2500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 300 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर दिया जाना चाहिए? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तुमको दे रखा है 2500 रुपए, ठीक है, तुमको साधारण ब्याज भी दे रखा है 300 रुपए, ठीक है, तुमको टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और तुमसे क्या पूछ रहा है? सिर्फ मात्र दर पूछना चाह रहा है, वो दर पूछना चाह रहा है। तुम्हें साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट का? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। SI का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपए रख दोगे, बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है तुम्हारा? 2500 रुपए, इंटू दर कितनी है तुम्हारे पास पता लगानी है, इंटू टाइम कितना है? 2 साल का, और इंटू 100 और बट्टे में 100 कर देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करवाओ जरा, सुनो जरा, सॉल्व कैसे करेंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 दूनी कितना होता है? 50, 50 से इसको काटूंगा 6 बार कट जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6% इसकी दर आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला एक और दूसरी लाइन में तुम आंसर निकाल के ले आए हो, तो इतने छोटे छोटे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुनेंगे जरा, कह रहा है कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्रधन 12,000 रुपए है, तो चौथे वर्ष के बाद यह राशि क्या होगी? सुनेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन, अगर पता है तो आसान है, नहीं पता तो बहुत ज्यादा टफ है और पता नहीं कितनी बार कैलकुलेशन गलत करोगे। सुनो, बस पता है तो काम आसान है। मैं तुमसे मान लिया कि आज मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 10% के ब्याज पर दिए हैं, तो वो अगली साल कितने हो जाएंगे? भाई तुम कह रहे हो भाई 110 रुपए हो जाएंगे, अगले साल कितने हो जाएंगे? यानी 10 रुपए का ब्याज लगा करके वो 110 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? अब जो है मैं अगले साल जो ब्याज लगाऊंगा, यानी दूसरे साल के लिए जो ब्याज लगाऊंगा वो इस पे नहीं लगाऊंगा, अब मैं 110 पे लगाऊंगा, यानी अब मेरा मूलधन ये वाला है, ये वाला मूलधन कहलाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो जरा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यानी 3 वर्ष में 12,000 रुपए मिश्रधन हो जाता है, यानी 3 वर्ष बाद जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है 12,000 रुपए, है ना। चौथे वर्ष के लिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चौथे वर्ष के लिए क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा तुम्हारा मूलधन कहलाएगा चौथे वर्ष के लिए। कितना? 12,000 रुपए चौथे वर्ष के लिए मूलधन कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है, यानी दर भी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 12% की दर दे रखी है।
समय कितना है, 3 से चौथे साल में आना, तीसरे से चौथे साल में आना, यानी टाइम दे रखा है 1 साल का, ओ सॉरी 1 साल दे रखा है। क्या पूछा है उसने, वो मिक्स धन पूछी है, वो अमाउंट पूछना चाह रहा है। बस कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। क्या करोगे, सुनो क्या करोगे, जब भी 1 साल का इंटरेस्ट निकालना होता है तो 12,000 का 112% निकाल दो, 100 में जोड़ दो, सिर्फ 100 में क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी इतने प्रतिशत निकाल दो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सिर्फ 12 से गुणा करता, लेकिन मिक्स धन बताना तो 112 से गुणा कर दो, क्योंकि 100 में जुड़ती है चीजें, जो 100 में जुड़ती है, मिक्स धन जो है 100 में जुड़ता है। ये 10% से 110 हो गया ना, तो 100 में जुड़ती है, तो 12% 100 से 112 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो वाली कैंसिल, 1 जीरो पहले ऐसे लिख दी, 12 दूनी 24 का 4 हासिल गए कितने, 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल गया कितना भाई 1, 12 एकम 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 13,440 रुपए चौथे साल का मिक्स धन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 13, देखें क्या कह रहा है कि √8 + 2√15 के बराबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, √8 + 2√15 के बराबर क्या है, यानी इसको सॉल्व करना है। सुनो जरा, सॉल्व करने का इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर बेसिक से करने जाओगे बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि बेसिक से ये क्वेश्चनों के आंसर आसानी से नहीं निकल पाएंगे, तो इनको डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता है। सुनो जरा किस तरीके से कर सकते हैं। पहले जो ये पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास, जो 8 लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेट में आते हैं क्वेश्चन। ये 8 लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर अंडर रूट वाली, सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू देखेंगे। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है 15, 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो जिसको जोड़ करके ये आ जाए, क्या आ जाए 8 आ जाए, जोड़ करके ये आ जाए, तो तुम कह रहे हो भाई 3 और 5 ले लो। कितना ले लें, 3 और 5 ले लें, चलो ठीक है 3 और 5 ले लिया। अब इस पे अंडर रूट चढ़ रहा है तो इस पे भी अंडर रूट चढ़ा दो, इस पे भी क्या कर दोगे, अंडर रूट चढ़ा दोगे, ठीक है, इतना काम तुमने कर लिया। अब इसके अंदर जो है हमको फॉर्मूला बनाना पड़ता है a + b के होल स्क्वायर का। क्या होता है भाई, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला हमको इसके अंदर बनाना है। तो कैसे बनेगा, सुनो जरा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना अंदर जो है ये लिखा हुआ है तुम्हारा, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 8, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 + 5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तुम कह रहे हो भाई लिख लो, है ना, 3 + 5, ठीक है। अब ये 3 + 5 कहां से लिखा मैंने, क्योंकि मैंने फैक्टर जब काटे 15 के तो 3 और 5 आ गए, तो इसी फॉर्मेट में काटोगे 3 + 5। क्या मैं इसको ऐसे अंडर रूट चढ़ा करके इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, तुम कह रहे हो लिख लो। इसका भी ऐसे कर सकता हूं, इसका अंडर रूट चढ़ा के इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, तुम कह रहे हो लिख लो, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, 2√3 × √5, ठीक है। अब इस पे और इस पे नजर मार के देखना, इस वाले फॉर्मेट पे और इस पे नजर मारो, a² + b² + 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। या तो आंसर ये दे रखा होगा √3 + √5, या फिर आंसर क्या दे रखा होगा, √5 + √3, यानी प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो दोनों में ऑप्शन में जो भी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे क्या कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों के साथ काम करना, मतलब एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करना है, ठीक है, और 800 रुपए मिलेंगे। 5 दिन तक काम करने के 800 रुपए मिलेंगे, ठीक है भाई। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो हमें बताना है लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। सुनो जरा, पहली बात तो ये जो 800 रुपए हैं ये 5 दिन के हैं, तो ये 5 दिन के 800 रुपए मिलने हैं, तो एक दिन के कितने रुपए मिलेंगे, तुम कह रहे 5 से भाग कर दो, तो 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 160 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। 160 रुपए मिलने एक दिन के, दोनों को, आदमी को भी और लड़के को भी। हमें क्या दे रखा है, आदमी जो है वो लड़के से दुगना काम करता है। मान लो ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है ना, ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है। टोटल काम हो रहे हैं 3, यानी 3 से भाग कर देंगे, इंटू कर देंगे लड़के की क्षमता से। अगर आदमी की पूछता तो इंटू कर देते 2 से, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना। तो 3 पंजे 15, यहां से कितना बचेगा 1, 3 3 9, 53 रुपए, या तो 53 सही 1/3 ये आ रहा होगा इसका राइट आंसर, या फिर ये आ रहा होगा 53.33 इसका आंसर आ रहा होगा। तो पॉइंट में आंसर दे रखा होगा तो दोनों आंसर, कोई सा भी ऑप्शन में जो दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, जबकि 6.5 घंटे में यह धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाती है।
तो धारा के प्रतिकूल उसकी चाल कितनी है? सुनो, वो कह रहा है कि 6 घंटे में या तो 24 दे रखा, 36 दे रखा है, या तो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में, और प्लस 36 किलोमीटर धारा के ये धारा की विपरीत दिशा में है, ये धारा की विपरीत दिशा में, और ये धारा की दिशा में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में। आगे कंडीशन वो दे रखी कि 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर तो धारा की विपरीत दिशा में और प्लस 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। हमें धारा के प्रतिकूल उसकी स्पीड बतानी है। किसमें बतानी है? प्रतिकूल इसकी स्पीड बतानी है। एक तो तरीका होता है इसका बेसिक वाला मैं तुमको यहां बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट सोच सुनो जरा। अगर मैं यहां पे देखूं कि धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर बढ़ने पर कितने घंटे बढ़ गए हैं भाई? आधा घंटा बढ़ गया है, यानी कि 12 किलोमीटर बढ़ते ही आधा घंटा बढ़ गया। प्रतिकूल की बात करते हैं, ये प्रतिकूल है, ये क्या है भाई? ये प्रतिकूल है और ये दिशा में है, ठीक है, ये किसमें है? दिशा में है। अगर धारा के 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 24 से 36 हो गई, यानी 12 किलोमीटर बढ़ते ही कितना हो गया? 6 से 6.5 हो गया, यानी आधा घंटा बढ़ गया, ठीक है, आधा घंटा बढ़ गया। अगर मान लो कि धारा की दिशा में ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों है, तो 36 किलोमीटर, तो ये तो जा रहा है, इस समय तो जा रहा है, मतलब प्रतिकूल, इसमें और जाएगा, यानी 36 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? 3, तुम कह रहे हो इसका 3 गुना हुआ है तो समय का भी 3 गुना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3/2। अब मैंने मान लिया, क्या मान लिया? कि उसने पूरी की पूरी धारा के प्रतिकूल ही सफर तय करा है, ये वाला पूरा का पूरा धारा के प्रतिकूल ही सफर तय करा है। तब सुनो जरा, अगर धारा के प्रतिकूल पूरा सफर तय करेगा तो उसको इतने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, इतने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, ये एक्स्ट्रा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा था ना, 12 किलोमीटर तय करने पर आधा घंटा एक्स्ट्रा, तो 36 किलोमीटर तय करने पर कितना हो जाएगा? 3/2 घंटे एक्स्ट्रा। अगर मान लो ये पूरा का पूरा सफर ही प्रतिकूल तय कर रहा है, यानी कितना सफर, कितनी दूरी हो गई? 24 और 36 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 60 किलोमीटर। अगर मान लो वो 60 किलोमीटर की दूरी को, पूरी की पूरी दूरी को प्रतिकूल तय कर रहा है, तो उसको इतने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, इतने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। पहले कितने लग रहे हैं भाई? पहले लग रहे हैं 6 घंटे, यानी 6 घंटे प्लस 3/2 ये एक्स्ट्रा वाले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? एक मान के ऐसे लूंगा, 2 छिक्के 12 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/2। तो तुम्हारा ये तो हो गई डिस्टेंस हो गई, ये तुम्हारे पास टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाता है भाई? स्पीड हो जाती है। टाइम कितना तुम्हारे पास? 15/2, बट्टे वाला क्या ले जाऊंगा? ऊपर ले जाऊंगा, 15 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी धारा के प्रतिकूल दिशा में। तो भाई एक काम और कर लेते हैं, कल की क्लास में यानी कल शाम के जो सेट करा था उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया था, ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है, 5 और 3 आता है, यानी कि वो कह रहा है कि जब उसको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल मिलेगा 5, और जब उसको 5 से भाग करेंगे तो शेषफल मिलेगा उसको 3, ठीक है। और m जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हमें बताना है कि जब उसको 11 से विभाजित किया जाएगा तब कितना शेषफल आएगा, 11 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब है 999, ये इससे बड़ी संख्या हो सकती है 3 अंकों की? नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 5 से, पहले 5 से ही चेक करेंगे, अगर मान लो इसको मैं 5 से विभाजित करता हूं तो मुझे शेषफल चाहिए 3, ठीक है। अब 5 से विभाजित करने पर शेषफल कब मिल सकता है 3? वो जब मिल सकता है जब तुम्हारा जो ये इकाई का अंक है या तो 8 होगा, कितना होगा भाई? 8 होगा, या फिर ये इकाई का अंक तुम्हारा 3 होगा, ठीक है। या तो इकाई का अंक 8 होगा या फिर इकाई का अंक 3 होगा, जब तुम्हें क्या मिलेगा? 5 से भाग करने पर शेषफल तुम्हें 3 मिलेगा, ठीक है। यानी कि या तो संख्या ये हो सकती है 998 या फिर हो सकती है 993, इसमें से हो सकती है। ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक करेंगे हम 6 से। 6 से भाग करने में 5 शेषफल आना चाहिए, तो 6 से भाग करूंगा तो कितना बैठेगा तुम्हारा? सुनो जरा, 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, यहाँ कितने बचेंगे तुम्हारे? 3, 6 छिंग 36, फिर 3 बचे, 6 छिंग 36, 2 शेषफल बच रहा है, यानी ये वाली नहीं है। इसे करेंगे 6 एकम 6, 6 छिंग 36, यहाँ से बचेंगे तुम्हारे 3, फिर 6 पंजे 30, यहाँ 3 शेषफल बच रहा है, यानी ये भी नहीं है। अगला नंबर हो सकता है 988 या फिर 983, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, 4 से 5 नंबर
नंबरों में कोई सा नंबर मिल जाता है। ठीक है, सुनो जरा, अगर मैं इसे चेक करता हूं 6 से भाग करके, तो 6 कम 6, 6 6 36, 6 चौक 24, 4 से इसफल बच रहा है, यानी ये नहीं है ना। और 6 से इसे भाग करूंगा तो 6 कम 6, यहां से कितना बचेगा, 6 6 36 और 2 यहां से सुनो 6 कम 6, 6 6 36, यहां से बचेंगे 2 और 6 और 6 3 18, यानी 5 शेषफल बच रहा है। और बचाना कितना शेषफल है, 5 ही बचाना है, यानी ये नंबर हो जाएगा 983, वो नंबर हो जाएगा। अब वो कह रहा अगर इसको 11 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा, तो 11 से विभाजित करोगे तो कितना शेषफल मिलेगा भाई, 11 8 88, 11 8 88, यहां से बचेंगे 10 और 11 99, 4 शेषफल बचेगा। कितना बच रहा है, 4 शेषफल बचेगा, तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कल के सेट का क्वेश्चन छूट गया था और हम एम लेके आए हैं कि भाई हमको जब तक सारे सेट लगाने, सारे क्वेश्चन करने। तो आज हमारा सेट नंबर 7 खत्म हो चुका है। अब तुमसे हम मिलेंगे शाम को सेट नंबर 8 के साथ।